हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब जन ठीक रहेंगे। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। ओके, वो भी आपकी तैयारी सब जन की ठीक ही चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के जो महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं। बेसिकली जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हम उसको परिसीमा अधिनियम भी बोलते हैं 1963 का। ये जो एक्ट है ये सिविल नेचर का एक्ट है। बेसिकली ये सिविल लॉ में एनफोर्स होने वाला एक्ट है। इसका क्रिमिनल लॉ का और ये एक्ट ना कुछ भी ज्यादा इतना संबंध नहीं है। ओके, मैं ये आपको कहूंगा कि अगर आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ने के पहले अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ ले। बिकॉज इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलते जुलते हैं। ओके, तो आप ऑल सेट। तो हम लोग तैयार हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को डील करने के लिए, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो एक्ट है वो एक्ट पढ़ने के पहले कुछ ऐसी बातें जो वो आपको भी अंदर से लगे कि नहीं, हम लोग सही में हमको ये एक्ट के ऊपर में क्यों फोकस करना चाहिए या हमको क्यों पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए एक मैं आपसे बात करूंगा। कुछ ज्यादा नहीं ख्वाहिशें है, कुछ ज्यादा नहीं ख्वाहिशें है ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। कि ये एक समझ लेना कि आपने जो कुछ भी इसके पहले लाइफ में जो कुछ भी एग्जाम्स दिए हैं, कुछ कारण की वजह से, कुछ मार्क्स की वजह से आपका जो सक्सेस है वो पेंडिंग रहा है, तो आपको हारना नहीं है। ओके, ये सोचना है कि जब शेर दो कदम पीछे आता है तो किसके लिए, एक बड़ी छलांग लगाने के लिए। तो आप यही सोचना खुद के बारे में कि चलो कुछ कारणों की वजह से अगर हमारा सक्सेस वो पेंडिंग है, लेकिन अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ में ये मैदान में उतरे हैं। ओके, आदमी है बेसिकली हारता नहीं है। ओके, आदमी हारता नहीं है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं, पर इंसान कभी हारता नहीं है। ओके, ये फैक्ट आप जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लो। ओके, और इसमें ही हम सबकी भलाई है। तो देखते हैं हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, बेसिकली ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये अपने आप में ये एक जो कानून है वो सिविल नेचर का कानून है। ओके, ये सिविल लॉ के अंदर में आने वाला कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर हमको जो कुछ चीजें देखनी ही है तो हम लोग जो चीजें देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली हमारे 5 एक्ट है या 5 तरीकों में वो क्या करता है, वो डिवाइड होता है। कौन से 5 तरीकों में डिवाइड होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हम लोग एक बार देखेंगे। 5 तरीके हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। पहला है हमारा स्पेसिफिक एनफोर्समेंट। ओके, कोई भी एक्ट जब भी एनफोर्स होता है तो वो कैसे होता है, वो स्पेसिफिकली एनफोर्स होता है, पहला। okay. दूसरा जो थिंग्स यहाँ पे दिया है वो है, जस्ट मोमेंट। ठीक है, दूसरा जो हमारा थिंग्स यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के बाद में, वो है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन रेटिफिकेशन के बाद में कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में डिक्लेरेशन आता है, और लास्ट में इंजंक्शन। ये 5 चीजें हैं फोकसली हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया है। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये चैप्टर 2 में आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। सेकंड जो आता है रेटिफिकेशन है। रेटिफिकेशन जो चीजें अनवांटेड है, जो चीजें लागू नहीं होने वाली है, वो चीजों को क्या करना है, हम लोगों ने रेटिफाई करना है, दूर करना है। कैंसलेशन भी वैसे फ्यूचर में कोई अगर हमको इंजरी हो ऐसे लगता है तो वो भी चीजें हमको क्या करनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा कैंसिल करनी चाहिए। और डिक्लेरेशन कोर्ट के द्वारा हमको ऐसे उद्घोषणा या घोषणा करवाना चाहिए। और इंजंक्शन हम लोगों ने किसी भी थिंग्स के रिगार्डिंग वो लेना चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं द डिफाइन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, सेकंड द अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, थर्ड द डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू a certain kinds of specific relief, और D a consolidation the law relating to certain kinds of specific relief। अगर हम लोग सेक्शन फर्स्ट देखते हैं तो सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, क्या स्पेसिफिकली लिखा है कि जो हमारा एक्ट है वो डिफाइन एंड अमेंडेड है, ओके, लॉ रिलेटेड टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आएगा। तो अब आप क्या करना, सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट वो अच्छे से रीड करना। हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ओके, incorporated all kinds of specific relief, B certain kinds of specific relief, C related to contractual obligation, and D none of the above। तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट है, अगर उसका कमेंट्स देख लो सेक्शन फर्स्ट का, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ओके, तो इसका ऑप्शन डी बी आएगा। थर्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केम इनटू फोर्स, ओके, ये एक्ट कब एनफोर्स में आ गया? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1 मार्च 1964 को एनफोर्समेंट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हैज बीन डिसाइडेड बाय। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एनफोर्समेंट के बारे में क्या डिसाइड किया है? तो अगेन आपको सेक्शन नंबर 1 ही देखना है। फर्स्ट मैं ऑप्शन पहले पढ़ता हूं, पार्लियामेंट रिलीफ, पार्लियामेंट इटसेल्फ, सेकंड that is B power has been delegated to central government, C power has been delegated to state government, और D none of the above। जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही वहां पे दिखाया गया है या क्वेश्चन में ही वहां पे बताया गया है ये डिसाइडेड किसने किया है, ये एक्ट किसने इनैक्ट किया है। बट ऑब्वियस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, ये एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है। जस्ट मोमेंट, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। हाँ, जो पानी है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है जिसके प्राशन करने से जल्दी ही थकान मिट जाती है, ओके, तो आप थकना नहीं है, ओके, जो अभी कुछ दिन बचे हमारे एग्जाम में वही दिन में आपको मेहनत करनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज एप्लीकेबल टू। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो सेक्शन यहाँ पे भी सेक्शन फर्स्ट और उसके कमेंट्स देखना, किसके लिए एप्लीकेबल होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, बी कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सी बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। जो पार्टीज है वचनदाता और वचन ग्रहीता, जिसको हम लोग प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बोलते हैं, उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये दो पार्टीज है, आपको अन्य सेक्शंस में इसके स्वरूप बदल जाएंगे, ओके, जहां पे लेसर एंड लेसी आएगा, या टेनेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेनेंट और टेनी है, ये इसके रिगार्डिंग आएगा। तो ये पार्टीज है वो बदलते जाएंगे, बेलर एंड बेली है, तो ये पार्टीज बदलते जाएंगे, लेकिन वहां पे दो ही पर्संस रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन, बी टू अराइव एट अ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, सी द परस्यूड द पार्टीज फ्रॉम द कोर्ट, एंड नन ऑफ द अबव। तो उसका जो ऑप्शन फर्स्ट आएगा, द फुलफिल एन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever there is no specific provision on a particular point then, ओके, जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के रिगार्डिंग पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 1, इट वुड बी परमिसिबल टू रेफर इंग्लिश लॉ, ओके, बी इट रेफर टू
customary law, C, not to refer English law, and D, discretion is given to court. तो उसका ऑप्शन आएगा A, इट वुड बी परमिसेबल टू रेफर इंग्लिश लॉ, जो हमारे सेक्शन फर्स्ट और उसके कमेंट्स में दिया है। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं दिया है तो उसके लिए आप इंग्लिश लॉ का रेफरेंस ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, मिलेनियम मुंबई broadcast private limited reported in AIR 2006 it has been held by Supreme Court। ठीक है, तो ये एक केस लॉज है जो 2006 का है। इसके हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट will apply to contract which are governed by statutory provision. B, the provision of specific relief act shall not apply to the contracts governed by statutory provision. C, the application will depends on facts of case. And D, there is discretion of judge in the matter of application of such प्रोविजन। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, चारों भी ऑप्शन में से ऑप्शन बी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शैल नॉट अप्लाई। ओके, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, विल अप्लाई दिया है, और दूसरे ऑप्शन में शैल नॉट अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉ के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लास्ट में शेड्यूल दिया है, इसका मतलब इस शेड्यूल की में जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑब्लिगेशन एज डिफाइंड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंक्लूड्स। ओके, तो द सर्टेन ड्यूटीज enforceable by law, B, every duty enforceable by law, C, certain rights enforceable by law, और D, none of the above। हमको यहाँ पे सेक्शन 2 में किसका डेफिनेशन दिया है, ऑब्लिगेशंस का डेफिनेशन दिया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 हमको ऑब्लिगेशंस का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एवरी ड्यूटी इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम लोग सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो सेक्शन 2 में ज्यादा डेफिनेशंस दिए नहीं है। ओके, तो सेक्शन 2 के डेफिनेशंस क्या करना, आप थोड़े से मेमोराइज करना। सेक्शन 2 में 5 ही डेफिनेशन दिए हैं, ऑब्लिगेशन, बी सेटलमेंट, सी ट्रस्ट, डी ट्रस्टी, एंड जो कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन दिए हैं जो ई में दिया है। तो ये रिस्पेक्ट टू असाइन करके डेफिनेशन आता है, कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है, तो ये हमारे ई में दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 ही डेफिनेशंस है, 4 ही सब सेक्शंस है वो, और 4 डेफिनेशन भी बोल सकते हैं आप, ये थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेटलमेंट इज डिफाइंड अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, यहाँ पे जो सेटलमेंट है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिफाइन किया है। ओके, उसका मीनिंग है ए, एन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग विल और कोडिसाइल, बी, इंस्ट्रूमेंट अदरवाइज देन विल और कोडिसाइल, सी, विल और कोडिसाइल ओनली, और डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन बी देखते हैं तो अगर ये अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, इंस्ट्रूमेंट अदरवाइज देन विल और कोडिसाइल। ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में अदरवाइज दिया है, सी सेक्शन 2 सबसेक्शन सी है ट्रस्ट के रिगार्डिंग, और डी ट्रस्टी के रिगार्डिंग है। एक बार अच्छे से आप बुक जो हमारा बेयर एक्ट है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटलमेंट एज प्रोवाइडेड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ए, डिस्टिंक्शन of successive interest in movable or immovable property is disposed of. B, devolutions of successive interest in movable immovable property is disposed of. C, both of the above, और D, none of the above। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में डिस्टिंक्शन एंड डिवोल्यूशन ये दोनों भी वर्ड्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शन सी आएगा, बोथ ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
whenever any words or expression is used in specific relief act but not defined therein, then for ascertaining the meaning thereof, first preference shall be given to the meaning of such phrases in general clause, B dictionary, C Indian Contract Act और D all of the above. जो इसके लिए मैंने बोला था सेक्शन 2 सबसेक्शन ई है वहां पे ये मेंशन किया है. अगर यहाँ पे मीनिंग है क्लियर नहीं है तो आपको क्या रेफर करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रेफर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस it is specifically provided in the provision of a specific relief act, nothing in the act shall be deemed. ओके, ये सेक्शन 3 से आया, जो हमारे सेविंग क्लॉज है उससे आया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है. ओके, तो आप देखना, डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट्स टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस which he may have under any contract. B affect the operation of Indian Registration Act. C neither of above and D A and B above. तो इसका आंसर आएगा A and B above. तो ये आपको सेक्शन 3 है सेविंग क्लॉज, ये वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ may be granted. Okay. Option number first, only for purpose of enforcement of individual civil rights. B civil and penal rights. C enforcement of penal law also. And D all of the above. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये सिविल के रिगार्डिंग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. अगर आपने ये देखा सेक्शन 4 अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे दिया है ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पिनल लॉज. जो सेक्शन 4 है उसका टाइटल है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर it in the manner provided by. Option Indian Contract Act, B Specific Relief Act, C Indian Registration Act और D Code of Civil Procedure 1908. तो उसमें जो आप क्या करना, सेक्शन 5 है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, वहां पे जो एक प्रोविजन है जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसको बिलोंगिंग है. तो आपको सेक्शन 5 है वो अच्छे से पढ़ना है और उसका ऑप्शन भी डी है. ओके, नेक्स्ट है, सो एज टू क्लेम द बेनिफिट अ पर्सन हु हैज बीन डिस्पोज्ड मे इंस्टीट्यूट अ सूट इफ फॉलोइंग ingredients are satisfied. A he was so disposed without his consent. B he was disposed otherwise than due course of law. C suit may be instituted by him on any persons claiming through him. और D all of the above. तो यहाँ पे सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 2 और 3 ये सब क्लॉज है, वो आपको देखना पड़ेगा, तो उसका मीनिंग है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है, whenever any suit is to be instituted by a person under section 6 following restrictions are to be followed. कौन से रिस्ट्रिक्शन दिए है सेक्शन 6 में, ये देखते हैं. suit must be instituted against the government. B suit shall not instituted against the government. C suit must be instituted against the private person. और D none of the above. तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो बी ऑप्शन है, वो एब्सोल्यूट है. suit shall not be instituted against the government. सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बी क्लॉज में ये दिया है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हम लोग सूट फाइल नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट इन द सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 6. तो सेक्शन 6 में कोई ऑर्डर और
डिक्री पास हुई है तो उसके ऑप्शन है अपील लाइज टू अपीलेट कोर्ट, बी रिव्यू इज permissible, C both appeal and review is permissible and D none of the above। जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में ये दिया है कि अपील है एंड रिव्यू है, ये अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन है, रिवीजन का ही केस आप फाइल कर सकते हो। ओके, जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 में दिया है, तो आप क्या करना, एक बार सेक्शन 6 है वो अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सेक्शन 6 में क्या दिया है, अपील एंड रिवीजन आप फाइल नहीं कर सकते हो, तो क्या फाइल करना पड़ेगा आपको, रिवीजन ही फाइल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ सेक्शन 6, the basis of section 6 is, okay, उसके ऑप्शन है, the people shall not take law into their own hands, b people shall have resources or to self help, c possession shall be protected of the person in possession, d none of the above। तो यहाँ पे उसका सब क्लॉज 4 है, द पोजेशन शैल बी प्रोटेक्टेड ऑफ द पर्सन इन पोजेशन, तो सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 में ये दिया है, उसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमेडी टू बी क्लेम फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रेमेडी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन लिमिटेशन एक्ट 1963, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जनरल क्लॉजेस एक्ट और नॉन ऑफ द अबव। उसके लिमिटेशन भी कहां पे दी है, सेक्शन 6 में ही लिमिटेशंस दिए हैं, तो ऑप्शन आएगा आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 एज पर सेक्शन 6। आप ये दोनों भी एक्ट देखना, लिमिटेशन एक्ट का ईयर और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ईयर दोनों का भी सेम है। ओके, ये दो ये एक्ट थोड़ा सा आप क्या करना, मेमोराइज कर लेना। ओके, ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टूडेंट तो नहीं बोल सकता, फ्रेंड्स बोल सकता हूँ, बिकॉज अब जुडिशियल एस्पिरेंट्स है। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन चाहिए रैंडमली, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चंस ले रहा हूँ और आप उसके एमसीक्यूज बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोलना कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच।